तो अब एमो के जरिए क्लीनर्स को एंजल्स के बारे में पता लग गया है और यहाँ पर राइडर्स ने भी एमो पर हमला कर दिया है, जिसका मतलब कुछ होने वाला है और क्लीनर्स को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। तो क्या अब राइडर्स रूडो को हासिल कर पाएंगे या फिर उनका प्लान कुछ और ही है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ क्लीनर्स अपने बेस वापस जा रहे होते हैं और सभी लोग नींद में होते हैं, जिस वजह से रियो रूडो के ऊपर गिर रही होती है, जिस वजह से रूडो बेचारा सो नहीं पा रहा होता। तो यहाँ इंजन को भी काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और वो सबको कह रहा होता है कि अगर गिरिस ड्राइविंग कर रहा होता तो वो इस टाइम तक गाड़ी को पहाड़ी से नीचे कुदवा देता। और तब इंजन भी ऐसा ही कुछ करता है, जिससे कि सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है और इंजन इसमें रोड की गलती निकालने लगता है। तो यहाँ रेमलिन के स्पेल की वजह से सभी के गहरे जख्म भर चुके होते हैं, पर फिर भी कुछ छोटे मोटे जख्म रह गए होते हैं, जिसका इंतजाम जांका टेम्सी पर लगाने लगता है। तब इंजन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है और वो लोग उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ इंजन पहली बार रूडो को लाया होता है और वो लोग उसी चीखने वाली डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जो कि अभी भी एक पेशेंट के ऊपर चीख रही होती है। तब वो उस पेशेंट को पट्टी करके वहाँ से भेज देती है, पर उसका पेशेंट भी उसी की तरह चीखते हुए वहाँ से चला जाता है। अगर तुम ऐसे ही चीखती रही तो तुम्हें कभी भी कोई नया पेशेंट नहीं मिलेगा। आखिरकार मैं इन रुंधुओं के लिए अपने आप को चेंज क्यों करूं? तब एंजन को उस डॉक्टर का ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है और वो सबको बताता है कि वो पहली ऐसी डॉक्टर है जिसने बॉडी पोल्यूशन को ट्रीट करने का रास्ता ढूंढा था और उसी के आफ्टर इफेक्ट की वजह से ये इस तरह चीखती है। तब वो डॉक्टर अपना नाम एलिस चिल्जा बताती है और रूडो को यकीन नहीं आ रहा होता कि इतने खतरनाक डॉक्टर का नाम इतना क्यूट हो सकता है। तब वहाँ पर एलिस के ग्रैंड चाइल्ड आ जाते हैं, जो कि असल में अगस्त और आयशा होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को देखकर रूडो को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये लोग रिलेटेड हैं। तब अगस्त और एलिस आपस में ही बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और आयशा बेचारी सबको बता रही होती है कि वो वहाँ पर एलिस की मदद करने आई है। तब वो सारे क्लीनर्स की मरहम पट्टी कर देते हैं। तो फिर आखिरकार नो मैन लैंड कैसा रहा? और हाँ रूडो, जो तुम्हारे लिए मैंने मास्क बनाया था वो कैसा था? तब कोई भी उसे कुछ नहीं बताता और एंजिन उसे रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहता है। तब वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगस्त सबको ये बताता है कि बहुत जल्दी क्लाउड्स उनके ऊपर से गुजरने वाले हैं, जिस वजह से उन्हें शेल्टर को ढूंढ लेना चाहिए। तब वो लोग बाइक लेके वहाँ से निकल जाते हैं और रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये किन क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। तब क्लीनर्स एक शेल्टर के नीचे छुपे हुए होते हैं और ऊपर से कचरे की बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है। सफिया हमेशा घूमता रहता है और वो कई बार नीचे कचरा भी फेंकता है। वैसे तो उसका हमेशा सेम रूट होता है, जिस वजह से लोगों ने बहुत सारे सेफ जोन्स बना रखे हैं, पर ये कचरा इतनी ऊपर से गिरता है कि किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कहाँ पर गिरेगा, जिस वजह से काफी लोग मारे जाते हैं। तब टेम्सी भी सबको बताने लगता है कि जो लोग भी बॉर्डर की तरफ जाते हैं वो भी मारे जाते हैं, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रूडो ने बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया। और हम देखते हैं रूडो को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता, बस उसे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा होता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं बता पा रहा होता। तो सैम्यू चौकर के जरिए एंजिन को कांटेक्ट करती है और उसे हेडक्वार्टर्स में पीछे के रास्ते से आने के लिए कहती है, क्योंकि कई लोगों ने हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया होता है, जिसके बारे में रूडो एंजिन से पूछने लगता है। तब वो लोग हेडक्वार्टर्स जाने का सीक्रेट रास्ता खोल देते हैं। ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई है कि क्लीनर्स में कुछ कीड़े घुस चुके हैं और उन्हें हम मरूडर्स कहते हैं। तब मरूडर्स मिसाइल से क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें उस फेराइट को बाहर लाने के लिए कहते हैं, जिसे उन लोगों ने छुपा रखा है। सारे क्लीनर्स ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि हम इस बेस के अंदर एक और छेद कर दें, तो हमें उस फेराइट को दे दो, नहीं तो हम इस बेस को जलाकर राख कर देंगे। ये तो बहुत कमाल की बात हो गई कि तुम लोग यहाँ पर डील करने आए हो। मुझे नहीं पता कि ये बात तुम्हें किसने बताई है, पर ये देख के काफी अच्छा लग रहा है कि तुम सामने से हमला कर रहे हो। हम लोगों को हमेशा से फेयर तरीके से लड़ना बहुत पसंद था। इन्हें बेवकूफ बनाना तो सच में बहुत आसान है। हम लोग तो बस डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि अभी कुछ बंदे चुपके से पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो फिर लेडी, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बेस के अंदर एक और छेद हो जाए, तो फेराइट को बाहर निकाल दो। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुमने हमारे बेस के अंदर एक छेद कर दिया? तब वो लोग देखते हैं कि जो उन्होंने मिसाइल फेंकी होती है उससे उस बेस को कुछ भी नहीं हुआ होता और उसके बाकी साथी भी किसी भी तरह उनके बेस के अंदर नहीं घुस पा रहे होते, जिस वजह से सैम्यू सबको बताती है कि अगर उन्हें अंदर आना है तो उन्हें किसी ऐसे पर्सन से परमिशन लेनी पड़ेगी जो खुद कहीं पर छुपा हुआ है और उसे बाहर निकालना नामुमकिन है। तब हम देखते हैं वो पर्सन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाह रहा होता। तो सैम्यू अकेले ही बाहर आ जाती है और उन सारे मराउडर्स को चैलेंज कर देती है, जिससे कि एक पर्सन उसके ऊपर मिसाइल फेंक देता है, पर सैम्यू टाइम को स्लो कर देती है
और मिसाइल को पकड़कर उन्हीं के ऊपर फेंक देती है। तब वो लोग सैम्यू के ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, पर सैम्यू उन सभी गोलियों से बचते हुए पलक झपकते ही उनके करीब पहुंच जाती है और उन्हें बहुत बुरी तरह धोने लगती है। तो हम देखते हैं पलक झपकते ही सैम्यू उन सबका बुरा हाल कर देती है और एंजिन भी अपनी टीम के साथ वापस आ जाता है। तब इस हमले से सबको समझ में आ जाता है कि अब राइडर्स कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी मजे से खाना खा रहा होता है और उसे अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, पर वो जैसे ही क्लीनर्स को देखता है वैसे ही उसका मूड खराब हो जाता है और उसे सभी को देखकर लग रहा होता है कि वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। तो रियो रूडो की ड्रिंक पी लेती है, जिससे कि रूडो शॉक हो जाता है और वो बंदा जैसे ही रूडो को देखता है वैसे ही वो उससे डरने लगता है और उसे लगने लगता है कि रूडो कितना ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तब वो सभी लोग खाने को एंजॉय करने लगते हैं। आखिरकार हम लोग यहाँ पर खाना खाने क्यों आए हैं? हमारे बेस पर अभी अभी अटैक हुआ है, तो हम इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? कई बार आराम करना भी काफी जरूरी हो जाता है, तो इसलिए चुप करो और खाना खाओ। तो रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ग्रेस उसे समझाता है कि उसे रेस्ट करनी चाहिए ताकि वो अगली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। तो रूडो को यह भी पता चलता है कि बेस पर तो ऐसे हमले होते ही रहते हैं और सैम्यू उन्हें हर बार ऐसे ही भगा देती है। अगर किसी को सैम्यू से बचकर आगे बढ़ना है तो उसके पास बहुत अलग मेथड्स और पावर्स होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर भी लेता है तब भी सैम्यू बस उससे इम्प्रेस ही होगी। अगर वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बेस की रिसेप्शनिस्ट क्यों है? सैम्यू के ग्लासेस और आंखों में फ्यूचर देखने की पावर है, जिस वजह से वो ट्रैश मॉन्स्टर को हराने में काम नहीं आ सकती। और वैसे भी उसे हमेशा से ऑफिस वर्क करना बहुत ज्यादा पसंद था। मेरे हिसाब से शायद यही मेन रीजन है जिस वजह से वो बाहर लड़ने नहीं चाहती है। तो क्या इसका मतलब ऐसे बहुत से गिवर्स हैं जो कि ट्रैश मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते? ये सब कुछ गिवर की पर्सनैलिटी और वो किससे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बिहेव करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो लोग अपनी प्रेशियस थिंग्स की बहुत ज्यादा केयर करते हैं वो अटैकर्स बनते हैं, और जो अपनी चीजों को बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हैं वो लोग डिफेंडर्स बनते हैं। ये तो सच में काफी कमाल की बात है। मैं ऐसे और गिवर्स को देखना चाहता हूँ। चिंता मत करो, और भी लोग यहाँ पर अपने यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आ रहे हैं। तब वहाँ पर क्लीनर्स की एक और टीम आ जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर वो बच्चा होता है जिसकी नजर पिछली बार रूडो के स्वीट्स पर थी, जिस वजह से रूडो अपने खाने को छुपाने लगता है। तब वहाँ पर एक लड़की रूडो को पहचान लेती है और उससे मिलने चली जाती है, पर रूडो को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो हैरान हो जाती है और रूडो को बताने लगती है कि जब रूडो पहली बार कॉमन रूम में आया था तो वो वहीं पर थी। तब उनका लीडर उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और हम देखते हैं गीटा रूडो से सफियर के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से ब्रो सेंटा उसे सफियर के बारे में बाहर बात करने से मना करता है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला किया होता है उन्हें भी इसी तरह बाहर से ही इंफॉर्मेशन मिली होती है, और ये इंफॉर्मेशन उन्हें किसी ने फ्री में दी होती है ताकि वो क्लीनर्स को कमजोर कर सके, जिस वजह से सबको एहसास हो जाता है कि ये काम राइडर्स का है। तो गीटा से बचते हुए रूडो दूर चला जाता है और वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है कि सभी लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। क्या हुआ लड़के, क्या तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है? पता नहीं, शायद कुछ गुंडे पड़े हैं। क्या तुम राइडर्स के बारे में बात कर रहे हो? वो लोग तो सच में बहुत खतरनाक हैं। मैंने सुना है कि वो लोग किसी को बड़े जोरों शोरों से ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लड़के, क्योंकि जब से राइडर्स को नया बॉस मिला है तब से वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। और हाँ, मुझे याद आया, वो लोग ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं। तो वो पर्सन रूडो को एमो के जूते दिखाता है, जिन्हें देखकर रूडो हैरान हो जाता है। तब वो पर्सन रूडो का गला पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो राइडर्स का लीडर है। तब रूडो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और सारे क्लीनर्स भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी उसकी एक साथी वहाँ पर एक वर्म होल बना देती है, जिसके अंदर वो और रूडो खींचे चले जाते हैं और बाकी क्लीनर्स भी अंदर घुस जाते हैं, जिस वजह से सिर्फ स्पोर्टर्स ही वहाँ पर रह जाते हैं। तब वो लोग एक अंधेरी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता। तब एंजिन देखते हैं कि रूडो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है और तभी उन सभी को एहसास होता है कि वहाँ पर राइडर्स भी मौजूद हैं और रूडो उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार उन्होंने एमो के साथ क्या किया। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।